हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ गुप्त काल के बारे में। तो दोस्तों, गुप्त काल का इतिहास लगभग चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी तक चला था। इस काल में क्या क्या हुआ था? भारत ने विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, साहित्य, कला, धर्म और संस्कृति के क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की थी गुप्त काल के टाइम पीरियड में। गुप्त काल का जो संस्थापक थे दोस्तों, वो श्री गुप्त हुए। उसके बाद घटोत्कच आए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर रामगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त आए। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक एक के बारे में डिस्कस हम करते हैं। तो सबसे पहले आए कौन? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन थे दोस्तों? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। इसने कितने से कितने टाइम पीरियड के बीच रहे? तो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। और इसने क्या चीज़ की उपाधि धारण की? महाराजा की उपाधि धारण की। इसके बाद आते हैं दोस्तों घटोत्कच, जो कि श्रीगुप्त के बाद उसका घटोत्कच कौन थे? तो श्रीगुप्त के बेटा, और उसका उत्तराधिकारी बना कौन? श्रीगुप्त के बाद में, ठीक है। और इसने भी क्या किए? महाराजा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा थे। महत्वपूर्ण राजा कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम महत्वपूर्ण राजा हुए, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच और श्रीगुप्त क्या किए थे? महाराजा की उपाधि धारण की थी, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किए? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ दोस्तों? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। तो गुप्त संवत का शुरुआत कौन किया था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। और कब किए थे? तो 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, और यह कौन थे? कुमार देवी का पुत्र थे। कुमार देवी का पुत्र कौन हुए? तो समुद्रगुप्त। अतः अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था। कौन? समुद्रगुप्त अपने आप को क्या कहते थे? लिच्छवी दोहित्र। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे कौन हुए? समुद्रगुप्त। और ये क्या क्या इनके टाइम पीरियड में हुआ था? तो समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। इसने आर्यावर्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में वो क्या किए थे दोस्तों? तो समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक और विस्तारवादी थी, और इसने आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण भारत के 12 राज्यों को क्या कर दिए थे? पराजित कर दिए थे। एक तरफ 12 राज्यों को पराजित कर दिए थे, और एक तरफ कितना? 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। इन्हीं विजयों के कारण इसे क्या कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। तो हरिसेन क्या किए थे दोस्तों? इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किए थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, और ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया था। इन चित्रों के माध्यम से क्या अनुमान लगाया जाता है? कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। नेक्स्ट में आते हैं समुद्रगुप्त के बाद कौन दोस्तों? तो रामगुप्त का टाइम पीरियड आता है। और ये क्या किए थे? समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अगला शासक बना, और परंतु ये कैसे शासक बने? तो अयोग्य शासक बने। इनके टाइम पीरियड में ये कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त के बाद अगला शासक कौन बने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बने। और ये अपने टाइम पीरियड में क्या किए? इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया। कहाँ कहाँ के शासकों को पराजित किया? तो मालवा व गुजरात। और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि किससे मिली? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली। ये कई एग्जाम में आ चुका है दोस्तों
कि विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली थी, कौन धारण किए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय धारण किए थे। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। तो चांदी के सिक्के कौन चलवाए थे गुप्त साम्राज्य में, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री जो फाहियान थे दोस्तों, किसके टाइम पीरियड में भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम जो महरौली लौह स्तंभ से क्या ज्ञात होता है दोस्तों, कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त किए थे। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में क्या थे, 9 विद्वान थे जिन्हें क्या कहा जाता था, तो नवरत्न कहा जाता था। पहले विद्वान थे धन्वंतरी, जो कि क्या चीज के ज्ञानी थे, आयुर्वेद के ज्ञानी। सेकंड में थे छफनक, जो कि विद्वान नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे। थर्ड में आते हैं शंकु, जो कि ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। बेताल भट्ट चौथा में है, जो कि तांत्रिक विद्या के ज्ञानी। पांचवा में है घटकफर, जो कि कवि थे। वरुचि, जो कि व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी थे। सेवेंथ में है अमर सिंह, जो कि कोशकर से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे। 8 में आते हैं वराहमिहिर, जो कि खगोल वैज्ञानिक थे। और 9th में आते हैं कालिदास, जो कि संस्कृत के महाकवि थे। ये सब किसके टाइम पीरियड में आए, किसके टाइम पीरियड में ये विद्वान थे दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में ये 9 विद्वान हुए। कुमार, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन शासक हुए, तो कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बने दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। और इसने क्या किए थे, कुमारगुप्त अपने टाइम पीरियड में क्या किए दोस्तों, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक आते हैं स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बारे में मतलब वो अपना टाइम पीरियड में वैसा कुछ नहीं किए थे। इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए दोस्तों, और इसी प्रकार गुप्त वंश का शासन खत्म हो गया। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुए, तो विष्णुगुप्त हुए। और इसके बाद गुप्त साम्राज्य क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया था। तो फ्रेंड्स, जैसे आज हम गुप्त वंश के बारे में पूरा डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।